नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रही हैं, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए साल 2026 की शुरुआत के साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत दी है। 1 जनवरी से लागू हुए नए वित्तीय प्रावधानों के तहत वेतन, महंगाई राहत और पेंशन से जुड़े कुछ अतिरिक्त लाभ प्रभावी हो गए हैं, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्णय लिया है। 24 से 26 जनवरी तक मनाए जाने वाले यूपी दिवस को इस बार दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में भी भव्य स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे प्रदेश की संस्कृति और निवेश संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में 1 जनवरी 2026 से सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत कर दी गई है। इस दौरान परिवहन विभाग, पुलिस और प्रशासन मिलकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीड और नशे में ड्राइविंग के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान भी पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। ऊर्जा विभाग ने बिजली चोरी रोकने के लिए 2 जनवरी से प्रदेश व्यापी विशेष विजिलेंस अभियान शुरू किया है। इस दौरान औद्योगिक, व्यावसायिक और घरेलू कनेक्शनों की जांच की जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे राजस्व बढ़ेगा और ईमानदार उपभोक्ताओं पर भार कम होगा। कड़ाके की ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर नगर निगमों ने सभी प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की संख्या 2 गुनी कर दी है। रैन बसेरों में भी अतिरिक्त कंबल और गर्म पानी की व्यवस्था की गई है, ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सके। आगरा मेट्रो के अगले चरण के विस्तार को लेकर 2 जनवरी से काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने साइट का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। मेट्रो विस्तार से शहर में यातायात सुविधा बेहतर होने और प्रदूषण कम होने की उम्मीद है। लखनऊ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल को यूपी दिवस 2026 समारोह का मुख्य केंद्र बनाने का फैसला 2026 लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आयोजन को भव्य सांस्कृतिक और निवेश प्रोत्साहन से जोड़ते हुए राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए। मौसम विभाग ने 2 जनवरी को उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रशासन ने लोगों को सुबह और रात के समय अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी है। लखनऊ में 2 जनवरी की सुबह न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और अस्पतालों में सर्दी से जुड़ी बीमारियों के मरीजों 100 की संख्या बढ़ी है। कोहरे के कारण 2 जनवरी की सुबह वाराणसी और कानपुर में हवाई सेवाएं और कई लंबी दूरी की ट्रेनें 3 से 4 घंटे की देरी से संचालित हुईं। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं रेलवे और एयरपोर्ट प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए गाजियाबाद और नोएडा के जिलाधिकारियों एक ने स्कूलों के समय में बदलाव या अवकाश से संबंधित नए आदेश जारी किए हैं। छोटे बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे अभिभावकों को भी राहत मिली है। यूपी बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग 2 जनवरी को नई गाइडलाइंस जारी कर सकता है। स्कूलों को परीक्षा संचालन, मूल्यांकन और छात्रों की उपस्थिति से जुड़े निर्देश मिलने की संभावना है, ताकि बोर्ड परीक्षाओं में किसी तरह की अव्यवस्था न हो। 1 जनवरी की देर रात इलाहाबाद हाईकोर्ट में 25 अधिकारियों को पदोन्नति दी गई। लंबे समय से लंबित प्रोन्नति सूची जारी होने से न्यायिक प्रशासन में संतुलन आने की उम्मीद है। संबंधित अधिकारियों में इस फैसले को लेकर संतोष और उत्साह देखा गया। अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में नए साल के दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन, अतिरिक्त पुलिस बल और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था लागू की है। राम मंदिर क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन को लेकर 2 जनवरी को सुरक्षा ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान पुलिस, पीएसी और प्रशासनिक अधिकारियों ने आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों का अभ्यास किया, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी न रहे। प्रयागराज माघ मेले को लेकर संगम तट पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रथम स्नान पर्व से पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और सफाई व्यवस्था को मजबूत किया गया है। प्रशासन का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिले।
गोरखपुर में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक युवक से टेलीग्राम ऐप पर निवेश के नाम पर 1 निवासी लाख रुपए ठग लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में 2 गुना पैसा लौटाने का झांसा देकर 17 लोगों से करीब 30 लाख रुपए ठगने वाली फर्जी कंपनी पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कंपनी के दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। रामपुर में ओवरलोड ट्रक पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क 1 पर लंबा जाम लग गया था। पुलिस ने 2 जनवरी की सुबह ट्रक को हटवाकर यातायात सुचारू कराया और मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। आजमगढ़ में चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की प्रक्रिया पूरी की। प्रारंभिक जांच में हादसा माना जा रहा है, हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। बरेली में नए साल के जश्न के दौरान हवाई फायरिंग करने वाले युवक को पुलिस ने 2 जनवरी की सुबह गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर तलवार लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है और पुलिस का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। कानपुर में तेल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को बीती रात गिरफ्तार किया। आरोपियों को 2 जनवरी को जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार गिरोह लंबे समय से अवैध तरीके से तेल की सप्लाई कर रहा था। 3 जनवरी को हजरत अली के जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे। राज्य सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक सूचना 2 जनवरी को जारी की गई, जिससे आम लोगों को पहले से जानकारी मिल सके। 1988 में एमबीबीएस में प्रवेश लेने वाले एक छात्र के रिजल्ट से जुड़े मामले में 2 जनवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई की चर्चा रही। यह मामला लंबे समय से लंबित है और शिक्षा जगत में इसे लेकर खास रुचि देखी जा रही है। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत नए साल पर शहरी मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज सहित 22 शहरों में नई आवासीय कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। योजना का उद्देश्य लगभग 50,000 परिवारों को सस्ते, सुरक्षित और आधुनिक आवास उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश सरकार की एआई प्रज्ञा पहल के तहत 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी विकसित करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप के नए अवसर मिलेंगे। डिजिटल किसान आईडी को 1 जनवरी 2026 से अनिवार्य कर दिया गया है। इस आईडी में किसान की जमीन, फसल बैंक खाता और सरकारी लाभ का पूरा विवरण होगा। इसके साथ ही छोटे और सीमांत किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी की नई लाभार्थी सूची जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रदेश सरकार ने खेल अधिसंरचना को मजबूत करने के लिए हर मंडल में स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान और ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे, ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को सही मंच और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं मिल सकें। उत्तर प्रदेश ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 के तहत एमडीए योजना लागू की है। इस योजना में अंतरराष्ट्रीय मेलों में भाग लेने वाले सेवा निर्यातकों को स्टॉल किराया और हवाई यात्रा खर्च पर 75% तक सब्सिडी दी जाएगी। मकर संक्रांति के बाद उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। संगठन और सरकार में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बीजेपी ने पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस फैसले के बाद नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। संगठन में बदलाव के जरिए पार्टी 2026 और 2027 के चुनावों की रणनीति को मजबूत करने में जुटी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चा चल रही है। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि संगठनात्मक अनुभव और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर नवंबर 2026 में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई है। सभी प्रमुख दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। उम्मीदवार चयन और समीकरणों को लेकर पार्टी स्तर पर अंदरूनी मंथन तेज हो चुका है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर कमेटी डिप्टी सीएम और नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ अहम बैठक की। बैठक में संगठन को मजबूत करने, आगामी चुनावी रणनीति और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर विस्तृत चर्चा की गई। नए साल के पहले दिन 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 111 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे होटल, ढाबा और छोटे कारोबारियों पर महंगाई का दबाव बढ़ेगा। बढ़ी हुई कीमतें सीधे तौर पर खाने पीने की सेवाओं को प्रभावित कर सकती हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार के इस फैसले से आम परिवारों को नए साल की शुरुआत में महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। एनसीआर क्षेत्र में पीएनजी गैस की कीमतों में 0.70 रुपए प्रति एससीएम की कटौती की गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के घरेलू उपभोक्ताओं को इससे सीधा फायदा मिलेगा और मासिक गैस बिल में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जों को हटाने की तैयारी तेज हो गई है। प्रशासन ने 22 लोगों को नोटिस जारी करने का डाटा तैयार किया है और जल्द ही कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। गोरखपुर में 11वीं के छात्र सुधीर की हत्या मामले में पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले हिस्ट्री शीटर पवन को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है, जिससे पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने में लखनऊ राज्य में पहले स्थान पर रहा है। अब तक 62,000 से अधिक घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। सरकार का दावा है कि इससे बिजली बिल में भारी राहत मिलेगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि प्रदेश के हर मंडल मुख्यालय पर एक नया स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी प्रतिभाओं को खेलों में आगे लाना है। जल्द ही जमीन चिन्हांकन और बजट प्रक्रिया शुरू की जाएगी। माघ मेले की तैयारियों के तहत प्रयागराज संगम तट पर करीब 10 एकड़ क्षेत्र में कलाग्राम तैयार किया गया है। यहाँ देश भर की लोक कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। प्रशासन का कहना है कि यह श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। गोंडा जिले के पर्वतीय अर्गा पक्षी अभयारण्य को केंद्र सरकार ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इसके बाद अभयारण्य के आसपास निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगेगी। पर्यावरणविदों ने फैसले का स्वागत किया है, वहीं स्थानीय लोगों में कुछ चिंता भी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 7,994 लेखपाल पदों के लिए संशोधित आरक्षण सूची जारी कर दी है। इसके 2 साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में इस खबर से राहत और उत्साह देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में भीषण शीतलहर और घने कोहरे के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर, प्रयागराज और आगरा जैसे शहरों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई। मौसम विभाग ने लोगों को घरों में रहने और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए लखनऊ, नोएडा, गाजीपुर सहित कई जिलों में कक्षा 12वीं तक के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। जिला प्रशासन ने कहा कि छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। उन्नाव रेप पीड़िता ने एक बार फिर बयान देते हुए पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर एक आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने कहा है कि उसे जान का खतरा है। मामले को लेकर प्रशासन और पुलिस पर सुरक्षा बढ़ाने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया। पीड़िता पक्ष ने फैसले का स्वागत किया है और न्याय की उम्मीद जताई है। संभल की जामा मस्जिद के पास स्थित करीब 8 बीघा कब्रिस्तान की पैमाइश भारी पुलिस बल और पीएसी की मौजूदगी में शुरू की गई। प्रशासन का कहना है कि यह प्रक्रिया न्यायालय के निर्देश पर हो रही है और किसी को अफवाह फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधूरे काम देखकर डीएम मनीष वर्मा को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने साफ कहा कि मेले की व्यवस्थाओं में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में 230 करोड़ रुपए की लागत से बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। यहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इसे राष्ट्रीय गौरव और प्रेरणा का केंद्र बताया गया है। लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर बीजेपी के अंदर सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष की नाराजगी के बाद विधायक पीएन पाठक ने पलटवार किया है। पार्टी के भीतर इसे संगठनात्मक अनुशासन से जोड़कर देखा जा रहा है।
वाराणसी में एक मुस्लिम युवक ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से आहत होकर हिंदू धर्म अपना लिया। काशी में पूरे विधि विधान से उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। इस घटना को लेकर सामाजिक और धार्मिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के पास संदिग्ध हालात में करीब 170 भेड़ों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए। पशुपालन विभाग और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गाजीपुर के गहमर इलाके में अंकित सिंह की कुल्हाड़ी से हत्या के बाद शव को 5 दिन बाद एनडीआरएफ की मदद से बरामद किया गया घटना ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है। पुलिस ने हत्या के कारणों की गहन जांच शुरू कर दी है।